कि राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनना ही चाहिए। बाबरी मस्जिद टूटी थी, बाबरी मस्जिद थी, वहाँ बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए। हमारी तो इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, जो कि सभी लोगों की इच्छा है। इस सुनवाई के ज़रिए से कम अब ये अयोध्या का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। समय आ गए, बहुत पुराना मामला चल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। भाई हमको तो 100% की उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। तो सबसे पहले दलीलों के दंगल की। अयोध्या विवाद का निपटारा आज ही हो जाना था, ऐसा लग रहा है दलीलों को सुनकर, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर इस मामले को हर पहलू से टटोला जाना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। तो वक्त लगना भी लाजमी है, क्योंकि अयोध्या ये वो मसला है जो सालों से नहीं दशकों से हिंदुस्तान की तासीर गरमाता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू भी की और फिर इसे 8 फरवरी तक टाल भी दी गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई 1 घंटे 40 मिनट तक चली। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट के सामने सुनवाई टालने के लिए 3 दलीलें मुख्य तौर पर दी, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आज से रोजाना सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई अब 8 फरवरी को मुकर्रर की है कि तमाम जो पक्ष हैं वो अपने दस्तावेज मौजूद करें। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडे में है, इसलिए सुनवाई को टाला जाए, ये कपिल सिब्बल जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे उन्होंने ये बात की। 1 घंटे 40 मिनट तक ये सुनवाई चली। मुस्लिम पक्षकारों ने सुनवाई टालने के लिए 3 दलीलें दी हैं। दस्तावेज पूरा होने का हवाला दिया है, साथ ही कहा गया है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडे में है, इसलिए उनको इसका लाभ हो सकता है। साथ ही उन्होंने जो जजों की बेंच है उसको भी 7 जजों की बेंच में इस मामले की सुनवाई को भेजने की अपील की है। तो ये 3 तर्क यहाँ पर दिए गए। अदालत ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो मसौदा है उन्हें भी रिकॉर्ड में ले लिया, यानी कि अब एक और पार्टी यहाँ पर आ रही है इस पूरे मसले में। आज कोर्ट में कपिल सिब्बल, डॉक्टर राजीव धवन और दुष्यंत दवे, इन तीनों एडवोकेट जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों के तरफ से अपीयर कर रहे थे, इन सबों ने मिलकर के आज की हियरिंग का विरोध किया। और एक समय तो ऐसा आया कि हियरिंग शुरू होने से पहले तीनों कोर्ट से का बहिष्कार करके बाहर निकलना चाहते थे, जिसको कोर्ट ने परमिट नहीं किया। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, जो मॉडलिटीज़ तय होना होती हैं वो हुई, और अल्टीमेटली जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसमें कहा कि कुछ चीज़ें जो कमी है पूरी कर ली जाए, और उसके बाद 8 फरवरी को बहस मिल रहा है। कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने मैटर उठाया कि अभी तक ये जितनी बातें उठाई हैं जो कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई हैं वही है। तो कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा तभी पता चलेगा कोर्ट। हम तो पार्टी उसमें हैं, हमने जो कंप्रोमाइज़ का फार्मूला हिंदू पार्टीज़ की तरफ से और उनसे सिग्नेचर लेकर उनकी सहमति से दाखिल किया था, वो फार्मूला जो कोर्ट में हमने दाखिल किया था वो ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। तो आज से रोज सुनवाई होनी थी, लग रहा था 70 सालों से अटका हुआ मामला अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, लेकिन अदालत ने मामला टाल जरूर दिया, पर यह साफ कर दिया कि अब दस्तावेज पूरे नहीं होने के नाम पर सुनवाई को और ज्यादा नहीं टाला जाएगा। नहीं, फरवरी से जो सुनवाई होगी वो डेली ही होगी। इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत में दलीलों की जंग किस तरह से छिड़ गई वो भी हम आपको दिखाते हैं। कोर्टरूम के भीतर क्या कुछ हुआ, किसने क्या कुछ तर्क दिए। कपिल सिब्बल जो है वकील सुन्नी वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने वो सारे दस्तावेज नहीं लाए गए हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने रखे गए थे। साथ ही उन्होंने तर्क दिया अयोध्या में हुई खुदाई पर एएसआई की पूरी रिपोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा अभी तक नहीं बनी है। कुल 19,950 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में औपचारिक तरीके से जमा होने चाहिए थे। इस दलील के विरोध में यूपी के वकील एएसजी तुषार मेहता ने खंडन करते हुए कोर्ट को बताया कि सभी संबंधित दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इस पर फिर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस फैसले का असर देश भर में होगा। सुनवाई फिलहाल टालकर जुलाई 2019 के बाद की जाए। एक और मुस्लिम पैरोकार राजीव धवन ने दलील दी कि सुनवाई 3 जजों की बेंच की बजाय एक बड़ी बेंच को सौंपा जाए। कोर्ट मामले के निपटारे के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करे। राजीव धवन ने यह भी कहा कि दस्तावेज के ना होने की दलील दी। रामलला पक्ष के पैरोकार हरीश साल्वे भी वहां मौजूद थे। उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहां मामला निचली अदालत जैसा नहीं है, यहां अपीलों पर सुनवाई हो रही है, ये 3 महीनों में पूरी हो सकती है।
एक ऐसा मामला जिसको लेकर देश में जमकर सियासत हुई, उसमें तमाम पक्षों की संजीदगी का आलम यह है कि अभी तक उन दस्तावेजों का भी अनुवाद नहीं हो पाया है जिनका हवाला उन्हें कोर्ट रूम में देना है। बहरहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 फरवरी तक टालते हुए साफ किया है कि अब इस आधार पर सुनवाई को और टाला नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो 7 सालों के लंबे वक्त के बाद भी अभी तक अनुवाद पूरा नहीं है। आप सोच कर देख लीजिए कि किस तरह से कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए इस मामले को लंबा तो घसीटना नहीं चाहती है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा भी उनके हाथ से चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात एक ऐसे खतरे की करते हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ओखी केरल और तमिलनाडु में तबाही मचाकर अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ओखी की विकराल लहरों के चलते मुंबई में जबरदस्त इस वक्त बारिश हो रही है। इस खतरे को देखकर अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। ओखी के असर से गुजरात और मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है। दोपहर समंदर में कई फीट ऊंची ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं, ये भी अलर्ट किया गया है। इसी के मद्देनजर मौसम विभाग ने तटों के किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की हिदायत भी दी है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मौसम विभाग ओखी तूफान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। साथ ही नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। ओखी की आफत दक्षिण में तबाही मचाने के बाद मुंबई को डरा रही है। वहां बारिश हुई, ओले हुए, ट्रैफिक जाम हुआ, स्थितियां बदतर होती चली गई। लगातार वहां पर भी अलर्ट है। तो गुजरात में भी लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश और हवाओं के बीच चुनाव पर भी कैसे ओखी असर डाल रहा है, देखिए। मुंबई में आफत, गुजरात में शामिल। चक्रवाती तूफान ने थामी रैलियों की रफ्तार। गुजरात में चुनावी घमासान चरम पर है। रैलियों का दंगल छिड़ा हुआ है, लेकिन ओखी ने मानो चुनाव की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओखी गुजरात की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में तबाही मचाने के बाद ओखी ने अब तेजी से मुंबई और गुजरात का रुख कर लिया है, जिसका असर ये है कि कई रैलियां रद्द कर दी गई हैं। आशंका है कि ओखी की वजह से गुजरात के वलसाड़, सूरत, नवसारी, भरूच, डांग, तापी, अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ओखी सूरत के पास समंदर तट को डीप डिप्रेशन के तौर पर पार कर सकता है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने इसे बेहद खतरनाक ताकतवर कैटेगरी में रखा है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह भी दी है और नुकसान कम करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो लोग ज्यादातर रात को बाहर ना निकले और कच्चे मकानों में जो लोग रहते हैं, सब गाँव में हमारी टीमें काम कर रही है, तो उन लोगों को पक्के शेल्टर में लाया जाएगा आज शाम तक। एनडीआरएफ की 4 टीम हमारी काम में लगी हुई है और एसडीआरएफ की एक कंपनी हमारे पास रिजर्व है। ओखी की आफत ऐसी है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अमित शाह, वसुंधरा राजे और राहुल गांधी की रैलियां रद्द करनी पड़ी। अमित शाह की राजुला, महुआ, शिहोर की रैली रद्द कर दी गई, तो वसुंधरा राजे की माजुरा और सूरत में रैली कैंसिल कर दी गई। राहुल गांधी की रैलियों पर भी ओखी का असर पड़ा है। वड़वान, सुरेंद्रनगर, धागधरा में होने वाली राहुल की तमाम सभाएं रद्द कर दी गई हैं। आशंका है कि देर रात तक ओखी सूरत और नवसारी के इलाकों में दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सूरत के लिए निकल चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ओखी का असर चुनावी रैलियों पर गुजरात में नजर आ रहा है, लेकिन गुजरात के रण में राहुल गांधी लगातार सवाल दाग रहे हैं। उनका 7वां सवाल हालांकि सियासी संग्राम का सबब बन गया, उल्टे उन पर ही थोड़ा भारी पड़ गया। राहुल गांधी ने जल्द ही अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन सियासी विरोधी से तुरंत भुनाने में कैसे जुट गए, देखिए। सियासत में दांव अगर उल्टा पड़ जाए तो संग्राम तेज हो जाता है। अब राहुल गांधी के इस पोस्ट पर भी सियासत ने ऐसी ही करवट ली है। ये पोस्ट वैसे तो राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए किया और दावा किया कि 2014 में जो गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था, वो 3 साल में बढ़कर 742 का हो गया। लेकिन आंकड़ों की बढ़ोतरी को फीसदी में आंकना विवाद को बढ़ा गया। राहुल ने जिसे 179% बढ़ोतरी कहा, वो दरअसल सिर्फ 79% है। दाल के दाम 3 साल पहले 45 रुपए किलो थे, जो अब 80 रुपए किलो हो गई है। इसे भी 177% पोस्ट किया गया, जबकि ये आंकड़ा 77% है। टमाटर 3 साल पहले 35 रुपए किलो थे और अब 100 रुपए। उन्होंने लिखा कि 285% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ये आंकड़ा 186% है। प्याज के दाम 3 साल पहले 40 रुपए किलो थे, जो अब 80 रुपए किलो मिल रही है। इसमें भी 200% की बढ़ोतरी दर्शाई गई, लेकिन ये आंकड़ा 100% है।
क्या राहुल गांधी कैलकुलेशन में गलती कर बैठे या फिर उनकी टीम की गलती थी? खैर 15 मिनट बाद राहुल ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक विरोधी खेमा उनके गणित ज्ञान को भुनाने में जुट गया। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट करके फिर उस ट्वीट को चेंज किए हैं, ये बार बार उनको करना पड़ता है क्योंकि उनको एक तरह तो समझ की कमी है और दूसरी ओर झूठ बोलने की बड़ी आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद राहुल ने एक और ट्वीट किया जिसमें बढ़ोतरी को फीसदी में न दिखाकर सिर्फ रुपयों में दिखाया गया। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और दिल्ली के गोविंदपुरी में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स पर 3 लुटेरे अचानक हमला कर देते हैं। पीड़ित शख्स की रॉड और डंडों से पिटाई की जाती है। लुटेरे पीड़ित से बैग छीनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। इलाके से इस पूरी घटना के बाद लोग पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को सम्मान देते हुए दिव्यांग नाम देते हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार दिव्यांगों को सियासी मोहरा बनाने से भी हिचक नहीं रही है। कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है राज्य में। दरअसल राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों में उम्मीदवारी के लिए संतानों की गणना में दिव्यांग बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्थान में लोक सेवकों और जजों के खिलाफ शिकायत से जुड़े विवादित बिल के बाद राजस्थान सरकार के एक और विधेयक पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल राजस्थान में जो नियम है उसके मुताबिक पंचायत चुनाव में वही व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है जिसके अधिकतम 2 बच्चे हों। लेकिन वसुंधरा सरकार के प्रस्तावित बिल के मुताबिक संतानों की गणना में 2 दिव्यांग बच्चों को 1 माना जाएगा और अगर तीसरी संतान दिव्यांग हुई तो उसकी गणना ही नहीं की जाएगी। देखिए, जहाँ 2 बच्चे किसी के निःशक्त हो जाएं उसको 1 यूनिट मानने की बात थी। मान ली 2 बच्चों को 2 नहीं मान के 1 यूनिट मानने की बात थी। फिर ये बात ये आई कि ये फंडामेंटल राइट है, वो उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। आप इनको अलग से इस प्रकार नहीं कर सकते, असमानता हो जाएगी। इस पर दोबारा हम इसको देख रहे हैं और कानूनी प्रति के अंदर इसका पुनः परीक्षण करा रहे हैं। अब इस बिल के राजनीतिक मायने समझिए। अगर किसी व्यक्ति की 3 संतान है और उसमें से 1 दिव्यांग है तो उस दिव्यांग बच्चे की गिनती नहीं होगी। अगर 3 में से 2 संतान दिव्यांग हैं तो उन दोनों दिव्यांगों को मिलाकर 1 संतान मानी जाएगी और वो शख्स चुनाव के मैदान में उतर सकेगा। देखिए, ये सरकार को जो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। ये कई बार ये चीजें कब पैदा होती हैं, जब आपस में सामंजस्य नहीं होता। वार्तालाप, सतत वार्ता इसमें होनी चाहिए। हालांकि विधि विभाग ने प्रस्तावित कानून पर ऐतराज जताया है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता ने नए कानून पर सहमति दे दी है। पंचायत विभाग अब विवाद से बचने के लिए आपत्तियों पर विचार करने की बात कह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और अब खबर सोशल मीडिया के खजाने से। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की हकीकत से रूबरू कराना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपको सजग करना। रेलवे ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। सब वायरल मैसेज इन दिनों खूब सर्कुलेट हो रहा है। क्या ये सच है? देखिए वायरल पड़ताल। सात 349389104। क्या है इस व्हाट्सएप नंबर की सच्चाई? क्या रेलवे ने जारी किया है ये नंबर? क्या इस नंबर से आपको मिल सकती है आपकी ट्रेन का करंट स्टेटस? सोशल मीडिया पर तैरते इस नंबर में दावा तो कुछ यही हो रहा है। खबर देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। रोजाना रेलवे में सफर करने वाले 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों की मुश्किल इस नंबर से पल भर में दूर हो सकती है। तो न्यूज नेशन की टीम ने इसकी पड़ताल का फैसला किया और सबसे पहले हमने इस नंबर को खुद इस्तेमाल करके देखा। ये जो नंबर दिया गया है, पहले तो ये नंबर हम आपको बता दें। ये नंबर है 7349389104। इस नंबर को वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप इसे ट्रेन स्टेटस के नाम से व्हाट्सएप पर सेव कर लें। फिर मैंने एक ट्रेन का नंबर इसमें डाला। ये ट्रेन का नंबर है 12555। दरअसल ये गोरखधाम एक्सप्रेस का नंबर है जो कि नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए चलती है। जब मैंने ये नंबर डाला तो तुरंत मुझे इस ट्रेन की पूरी डिटेल आ गई। इसमें लिखा था कि ट्रेन कितने बजे अपने समय से निकलेगी, कितने बजे पहुंचेगी और इसका करंट स्टेटस क्या है। पूरी जानकारी मुझे एक्यूरेट ये नंबर डालते ही पूरी जानकारी इस नंबर से मुझे मिल गई है। हमारी अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया था कि वायरल नंबर से ट्रेन का करंट स्टेटस पता चल रहा है। लेकिन अब भी ये सवाल अनसुलझा है कि आखिर रेलवे ने अपने मौजूदा इंक्वायरी नंबर के
139 के बावजूद व्हाट्सएप नंबर क्यों जारी किया? तो उसकी तस्दीक के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची रेलवे के आला अफसरों के पास। IRCTC के पास ये जो रनिंग ट्रेन स्टेटस है, ये इसकी फैसिलिटी नहीं है, तो परमिशन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये डेटा कहाँ से, नंबर डेटा कहाँ से ले रहा है, ये मतलब हमारी जानकारी में नहीं है। जाहिर है नंबर आपको आपकी ट्रेन की जानकारी जरूर दे रहा है, लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर को रेलवे की ओर से जारी किए जाने का दावा सरासर गलत है। रेलवे ने इस तरह का कोई व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं किया है। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज नेशन।